जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे तन्य पदार्थ, भंगुर पदार्थ और प्रत्यास्थ बहुलक पदार्थ। ये तीनों क्या होते हैं, आज इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, मैं ये मानता हूं कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग शायद प्रत्यास्था क्या चीज़ है, प्रत्यास्थ पदार्थ, आप प्रत्यास्थ पदार्थ क्या है, प्रतिबल विकृति और प्रतिबल और विकृति के बीच में जो वक्र होता है वो क्या होता है, सारा कुछ आप पढ़े होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि अगर वो उस चीज़ को आप पढ़े होंगे तभी इस वीडियो को आप देख रहे होंगे। तो आइए समझते हैं, जो प्रत्यास्था और विकृति के बीच जो वक्र खींचा गया था उसके आधार पर पदार्थों को 3 वर्गों में बांटा गया है। तो पहला नंबर बांटा गया है तन्य पदार्थ क्या होता है, फिर दूसरा नंबर है भंगुर पदार्थ और तीसरा नंबर है प्रत्यास्थ बहुलक पदार्थ। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रतिबल और विकृति के आधार पर पदार्थों को 3 वर्गों में जो बांटा गया उनकी परिभाषा क्या है। तो देखिए, यहाँ पे तन्य पदार्थ, इसका मतलब आप ये समझ रहे होंगे कि तन्य का मतलब यहाँ पर रबड़ होगा। तन्य का मतलब ऐसा पदार्थ जो तनता होगा, ऐसा नहीं है। तनता होगा वो बात ठीक है, लेकिन इसकी कुछ और अलग हो। जैसे भी तन्य पदार्थ की बात जहाँ पे आती होगी तुरंत दिमाग में आता होगा कि रबड़ होगा, रबड़ रबड़ क्योंकि तनता है। तो ऐसा नहीं, रबड़ नहीं है यहाँ पे। तन्य पदार्थ में रबड़ नहीं आता है। हाँ, स्प्रिंग की बात करेंगे तो स्प्रिंग आएगा, ठीक है। आइए देखते हैं तन्य पदार्थ क्या है। देखिए, जिन पदार्थों को पीटकर पतली चादरों में बदला जा सकता है उन्हें हम तन्य पदार्थ कहते हैं। नॉर्मली अगर कोई पूछे तन्य पदार्थ की परिभाषा क्या है, तो तन्य पदार्थ वे पदार्थ होते जिन पे हम लोग चोट मारे, अर्थात उस पर हथौड़े या हथौड़ी से मारें तो वो उसके अंदर फैलने का गुण हो, यानी वो चपक जाए। तो ऐसे पदार्थ को हम लोग बोलेंगे तन्य पदार्थ। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखिए तन्य पदार्थ से संबंधित। देखिए, इन जो तन्य पदार्थ होते हैं इनका उपयोग स्प्रिंग तथा चादर को बनाने में किया जाता है। नॉर्मली आप देखते होंगे लोहे की चादरें होती हैं, वो चादर नहीं जो हम लोग नॉर्मली रात को ओढ़ने का काम करते हैं, वो चादर की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। यहाँ पे मैं उस चादर, जिसे आप लोग देखते होंगे लोहे की बहुत पतली पतली प्लेटें टाइप की रहती है, तो उन चादरों की मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ। तो इन पदार्थों का उपयोग स्प्रिंग तथा चादर को बनाने में किया जाता है और ये जो पदार्थ होते हैं ये हुक के नियम का पालन करते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें कौन कौन से लोग आते हैं। तो तन्य पदार्थ में पहला नंबर तो आता है तांबा। तांबा भी एक तन्य पदार्थ है, क्योंकि तांबे पर अगर चोट मारा जाता है तो ये फैलने का गुण रखता है। दूसरा नंबर एल्यूमिनियम, लोहा, चांदी। तो ये कुछ ऐसे मतलब पदार्थ हैं जो तन्य पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। अब देखिए, इसमें रबड़ तो आया ही नहीं, तो तन्य पदार्थ से ये मत कन्फ्यूज़ रहिएगा कि तन्य का मतलब होता है यहाँ पर रबड़ से, ऐसा नहीं है। तन्य का मतलब ये है कि जिस पे आप चोट मारेंगे तो वो फैलने का गुण रखता है, यानी फैल जाए चोट मारने से। नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि जब लोहे को हम लोग धारदार बनाते हैं, जैसे एग्जांपल की बात करें तो फावड़ा हो गया, तो फावड़े को हम लोग धारदार बनाते हैं तो क्या करते हैं, उसको पहले आग में गर्म करते हैं, उसके बाद उस पर चोट मारते हैं, तो देखते हैं वो फैल जाता है, उसके अंदर प्रसार हो जाता है, तो वो तन्य पदार्थ है। अगर हम बात करें प्रतिबल और विकृति के आधार पर तन्य पदार्थ का ग्राफ कैसे बनेगा, तो उसका ग्राफ कुछ इस मॉडल में बनेगा। आइए अब समझते हैं भंगुर पदार्थ क्या चीज़ है। देखिए, भंगुर पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिन पदार्थों को पीट कर पतली चादरों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, उन्हें हम लोग भंगुर पदार्थ कहते हैं। देखिए, जो ऐसे पदार्थ होते हैं भंगुर पदार्थ, इन पे अगर आप चोट मारेंगे तो टूट जाएगा, ये पतली चादरों में नहीं बनाया जा सकता है। तो एग्जाम्पल में जैसे आते हैं कांच और कच्चा लोहा। नॉर्मली अगर कच्चे लोहे पे हम लोग चोट मार देते हैं तो देखते हैं वो टूट जाता है। और उसी तरह कांच भी होता है, कांच को हम लोग पतली चादरों में नहीं व्यक्त कर सकते। अगर हम लोग कांच पर चोट मारते देखते हैं वो फूट जाता है, टूट जाता है। तो इसलिए हम इसको कहेंगे जो भंगुर पदार्थ की श्रेणी में कांच और कच्चा लोहा आता है। और ये भी हुक के नियम का पालन करते हैं, बट इनको हम लोग पीट कर पतली चादर में नहीं व्यक्त करते हैं। हुक के नियम का मतलब यहाँ पे ये है, हुक ने क्योंकि अपने नियम में बताया था कि प्रत्यास्थ की सीमा के अंदर जो किसी पदार्थ में जो प्रतिबल उत्पन्न होगा वो विकृति के समानुपाती होगा। अगर हम यहाँ पे भंगुर पदार्थ का ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ कुछ इस मॉडल में होता है। यहाँ पे जाने के बाद ये कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि प्रत्यास्थ बहुलक पदार्थ क्या होते हैं। इसको हम लोग इलास्टोमर बोलते हैं। तो इसको नॉर्मली ये परिभाषा है कि जो पदार्थ प्रत्यास्था की सीमा में हुक के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें हम लोग प्रत्यास्थ बहुलक पदार्थ कहते हैं। देखिए, अभी हमने भंगुर और तन्य पदार्थ की बात किया था, तो ये क्या करते थे कि प्रत्यास्थ के सीमा के अंदर ये हुक के नियम का पालन करते थे, जबकि जो प्रत्यास्थ जो बहुलक पदार्थ होता है ये प्रत्यास्थ की सीमा में हुक के नियम का पालन नहीं करता है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल जो है वो है रबर।
तो जो रबर है, रबर ये तन्य पदार्थ में नहीं आता है, ये प्रत्यास्थ बहुलक पदार्थ में आता है। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने ये रखा, जैसे देखिए यहाँ पे अभी हमने ग्राफ जो बनाया था भंगुर पदार्थ में और तन्य पदार्थ में, इसमें जो ग्राफ था वो कुछ समय के लिए सरल रेखा में रहता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसका अगर हम प्रतिबल और विकृति के बीच अगर ग्राफ बनाना चाहें तो इसका जो ग्राफ होगा वो सरल रेखा में नहीं जाएगा, वो एक कर्व के रूप में जाएगा। ठीक है, तो ये प्रत्यास्थ बहुलक पदार्थ में एक थोड़ा सा चेंजिंग होता है, अलग होता है, और भंगुर और तन्य पदार्थों की तुलना में। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये तीनों बात आप सबको समझ में आई होगी। इसी तरह दोस्तों हम लोग मिलेंगे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।